हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, एक बार फिर से आपका इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में साइंस का एक चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, आवर नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज। तो उस चैप्टर को आप इस वीडियो में समझेंगे और चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन हैं, पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको शामिल किया गया है। और चैप्टर के लास्ट में आपको टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से क्या है तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। चलिए देखिए, ये है चैप्टर आज का। ओके, नाम क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम अवर एनर्जी रिसोर्सेज। यानी जो कोयला है और पेट्रोलियम है, ये क्या है? हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, यानी ऊर्जा के संसाधन हैं। इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंडिंग फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको क्या है समझेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। ओके, कलर चेंज कर लेता हूं। यस, जी हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न लाइफ। तो इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं यानी जीवाश्म ईंधन है, ओके, वो हमारी मॉडर्न लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, हमारी जो आधुनिक जीवन है हमारा, उसमें कितना महत्व रखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये सब पढ़ना है। चलिए तो अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, जब मैंने आपको पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में बताया तो वहां पे क्या लिखा हुआ था कि कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेस हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल मतलब क्या? प्राकृतिक, और रिसोर्सेज यानी संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो कि प्राकृतिक रूप से खुद से ही क्या है बनते हैं और वो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर गिफ्ट फ्रॉम नेचर, इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे सर्वाइवल के लिए जो भी रिसोर्स इसेंशियल होते हैं यानी जरूरी होते हैं, ओके, और जो नेचर में यानी प्रकृति में पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। और नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचर के द्वारा हमको दिए गए गिफ्ट हैं। ठीक है, उपहार हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि एयर, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स और सॉइल। ठीक है भाई, आपका इसमें क्या है? वायु शामिल है, जल शामिल है, जंगल हो गए, खनिज पदार्थ हो गए, मिट्टी हो गई, ये सभी नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन है। अब हम जान लेते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स होते हैं दो टाइप के। इनमें से जो पहला टाइप है वो है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कैसे रिसोर्स होते हैं? रीन्यूएबल होते हैं। रीन्यूएबल यानी नवीनीकरणीय होते हैं। ओके, और प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, जैसे कि सनलाइट है, एयर है और वाटर है। तो सनलाइट, एयर, वाटर, ये इन एग्जॉस्टिबल या फिर रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हो गए हैं, नेचुरल रिसोर्स हो गए। ठीक है, नवीनीकरणीय इनको हम बोलते हैं। इनका जो स्टॉक है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, ये अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अपोजिट जो दूसरा टाइप का नेचुरल रिसोर्स है वो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। ये नॉन रीन्यूएबल होते हैं, यानी गैर नवीनीकरणीय या अनवीनीकरणीय है। ये इनका स्टॉक कैसा है? लिमिटेड है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड इन क्वांटिटी, इनकी जो मात्रा है वो सीमित है, लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड, और क्योंकि मात्रा सीमित है तो ये क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना।
जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, या फिर जो नेचुरल गैस है। ओके, तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं और ये नॉन रीन्यूएबल होते हैं। ठीक है, इनका जो स्टॉक है लिमिटेड है और ये समाप्त हो जाएंगे अगर इनको इनडिस्क्रिमिनेटली अंधाधुंध ऐसे ही बिना किसी पैरामीटर्स के, बिना किसी मेजरमेंट के यूज किया जाता रहा था। क्योंकि आपको पता ही है कि जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और नेचुरल रिसोर्स का जो कंजप्शन है, इनकी जो खपत है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब हम जान लेते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन है, कोल, पेट्रोलियम या जो नेचुरल गैस है ना, इनको ही फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। इनके बनने का जो फॉर्मेशन है, इनके बनने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों वर्षों का समय क्या है इनको बनने में लगता है। तो ऐसे में आप सोच सकते हो, अगर आज प्रेजेंट में अगर ये खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो दोबारा से ये हमको नहीं मिलेंगे। पता नहीं कितनी पीढ़ियां जो है वो निकल जाएंगी, तब जाके कहीं ये बन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड डीप इन अर्थ क्रस्ट। ये कहां पर बनते हैं? ये पृथ्वी का, अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ की जो क्रस्ट है, क्रस्ट क्या है? क्रस्ट है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, बाहरी परत, यानी पृथ्वी की वो परत जिसपे कि हम रहते हैं, उस परत को कहते हैं क्रस्ट। इस अर्थ क्रस्ट के काफी गहराई में जाकर के ये फॉसिल फ्यूल बनते हैं। इनका क्या है, डिकम्पोजिशन होता है किस चीज का? प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल्स का। प्राचीन समय में जो भी एनिमल्स या प्लांट्स इस धरती पे रह रहे थे, ओके, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, वो वॉल्केनिक एक्टिविटी या फिर अर्थक्वेक या किसी दूसरी डिजास्टर के चलते क्या हो गए, दब गए, पृथ्वी के नीचे, अर्थ के नीचे दब गए। उनके ऊपर एक के ऊपर एक परत क्या है, चलती गई और उनका डिकम्पोजिशन हुआ। ये नॉन रीन्यूएबल होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल हैं नॉन रीन्यूएबल होते हैं। और क्योंकि ये जो प्रोसेस है इनका बनने का वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। कॉमन फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ठीक है, ये सभी वाइटल एनर्जी सोर्स हैं। आज वर्तमान में ऊर्जा के ये क्या है, मुख्य स्रोत हैं। कोल हो गया, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। इनका बहुत ही लार्ज स्केल पर क्या है, यूज कर रहे हैं हम लोग। चलिए अब हम जानते हैं कि जो कोल है यानी कोयला, उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और कोयले की किस्मों के बारे में जानेंगे। किस्मों मतलब वैरायटीज क्या है कोल की। कोल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल फ्यूल। जो कोल है ना, ये क्या है, अर्लीस्ट फॉसिल फ्यूल है, यानी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से भी पहले बनता है। ये सबसे पहले बनता है, सबसे पुराना है ये डीप अंडरग्राउंड, ठीक है, काफी गहराई में जाके ये बनता है। और इट इज मेड ऑफ, ये किस किस चीज का, इसमें इसके केमिकल कंपोजिशन किस प्रकार की होती है? भाई केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। तो जो कोल है यानी कोयला है, ये कार्बन का, हाइड्रोजन का, सल्फर का और फास्फोरस का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, कंपाउंड है। इसका जो फॉर्मेशन है, रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन। कैसे बनता है ये? जो प्लांट्स अंडर हीट एंड प्रेशर ओवर टाइम, यानी समय के चलते हीट एंड प्रेशर की वजह से प्लांट की जो बॉडी है ना, वो क्या हो जाती है, उसका जब इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है,
यानी वो पूरी तरह से डिकम्पोजिशन मतलब सड़ती गलती नहीं है, इनकम्प्लीट होता है। ओके, आंशिक रूप से उसका डिकम्पोजिशन होता है। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डिकम्पोजिशन है ये एनाएरोबिक होता है, एनाएरोबिकली डिकम्पोजिशन होता है। एनाएरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्लांट की बॉडी का डिकम्पोजिशन होता है, और वो भी कैसा, इनकम्प्लीट। तब जाके प्लांट की बॉडी कोल में यानी कोयले में क्या है, कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो कोल है ना, ये वो कोल नहीं है जिसको कि लकड़ी जलाने के बाद हमें जो मिलता है ना काला काला, ये वो वाला कोल नहीं है। ये तो पत्थर जैसा होता है। कहाँ पे इसको देख सकते हो आप, ब्लैक स्मिथ जो होते हैं ना लोहार, ठीक है, लोहार लोग कोयले, जिस कोयले का यूज करते हैं, आज हम उस कोयले को पढ़ रहे हैं। अब हम जान लेते हैं वेराइटीज ऑफ कोल। कोयले की 4 किस्म होती हैं, कौन कौन सी। पहला है पीट। ये जो पीट है, ठीक है, आप यहां पर पिक्चर में भी देख सकते हो, इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो पीट क्या है, सबसे पहले बनता है। सेकंड नंबर पे क्या है, लिग्नाइट बनेगा। थर्ड नंबर पे आपका बिटुमिनस होता है, एंड फोर्थ नंबर पे आपका एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये कोयले की 4 क्या है, वेराइटीज हैं। बात कर लेते हैं पीट की, ये कैसा होता है। हाँ, ये रहा, सॉफ्ट होता है, ये स्पंजी होता है, और इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, करीब 30% के लगभग में इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। वहीं अगर लिग्नाइट की बात करेंगे तो ये भी क्या है, सॉफ्ट कोल होता है, और इसका कलर कैसा कैसा होता है, हल्का ब्राउन कलर का ये होता है। इसमें कार्बन करीब करीब 50% के लगभग इसमें कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका बिटुमिनस है, इसको हाउस होल्ड कोल भी बोलते हैं। ठीक है, घरेलू स्तर पे इसका यूज किया जाता है। अभी ब्लैक स्मिथ की जो मैंने बात की थी वो बिटुमिनस का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये ब्लैक होता है और डार्क ब्राउन भी होता है। इसमें कार्बन का जो कंपोजिशन है वो करीब 60% होता है, कार्बन का प्रतिशत होता है 60। चौथे टाइप का जो कोल है, कोयला है, वो है एंथ्रासाइट। ठीक है, ये हार्ड कोल होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल है ये। ओके, और काफी हार्ड है, हार्ड होता है और ब्लैक होता है। अगर कार्बन के परसेंटेज की बात करें इसमें, तो कितना, 85% इसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कार्बन का जो परसेंटेज है ना, वो एंथ्रासाइट में क्या है, सबसे ज्यादा है। ओके, तो इस वजह से ये हाईएस्ट क्वालिटी का क्या है, कोल है। ओके, जब भी कोल बनता है अर्थ क्रस्ट में, डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट, कोल का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है। सेकंड नंबर पे आपका लिग्नाइट है, थर्ड नंबर पे आपका बिटुमिनस है, एंड फोर्थ वन इज द एंथ्रासाइट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम जानेंगे कि जो कोल है उसका यूज क्या है। हालांकि बड़ा ही कॉमन सी बात है ये हमारे लिए कि कोयले का हम यूज जान रहे हैं, और इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो कोल पावर फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस, यानी जो कोल है, कोयला है ना, वो फैक्ट्रियों को और प्लस जो थर्मल पावर स्टेशन है उनको क्या है, पावर प्रोवाइड करता है। पावर मतलब उनको ऊर्जा देता है, उनको शक्ति देता है। किस प्रकार की शक्ति देता है, उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का जो काम है, टरबाइन को घुमाने का जो काम है, उसको क्या है, हीट एनर्जी चाहिए होती है। ओके, तो कोयला थर्मल पावर स्टेशन में बहुत ही बड़े स्तर पे यूज होने वाला क्या है, फ्यूल है, ईंधन है। इट हेल्प्स मेक सिंथेटिक पेट्रोल। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल बनाने के लिए, नेचुरल गैस एंड यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा बेंजीन जैसे और टाउलिन जैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें बनाने के लिए भी कोयले का यूज होता है। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आप क्या है, ध्यान से सुनते रहिए। यहाँ पे स्क्रीन पर जो आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है उसे रीड करते रहिए।
क्योंकि चैप्टर के लास्ट में इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए ना, इन्हीं टॉपिक से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ओके, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल क्या है, डायरेक्ट चैप्टर से ही पूछे गए हैं। इट्स आल्सो यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल। और देखो, मेटलर्जी साइंस की एक ब्रांच है मेटलर्जी। जो मेटल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल की भी क्या माइनिंग होती है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल की जो ओर होती है, खदानें होती हैं, वहां से उनको निकालने में भी कोयले का क्या है, यूज किया जाता है। क्योंकि जो मेटल्स हैं वो प्योर फॉर्म में कम पाए जाते हैं और दूसरे मेटल या नॉन मेटलों के साथ में मिक्स्ड फॉर्म में यानी कंपाउंड्स के रूप में ज्यादा पाए जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। आइए, कोयले से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आइए इसको जान लेते हैं। हीटिंग कोल विदाउट एयर टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में कोल को यानी कोयले को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। और हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है, मतलब एयर की एब्सेंस में किया जाता है। ठीक है, जब ऐसा किया जाएगा यानी कि कोयले का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाएगा तो हमको कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आइए जान लेते हैं। कोक मिलता है। कोक क्या है, ये सॉलिड कार्बन होता है, रेसिड्यू मतलब बचा हुआ, यूज्ड एज फ्यूल जिसको कि ईंधन के तौर पे यूज किया जाता है, और इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। तो उद्योगों में कोक को एज ए फ्यूल एंड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। दूसरा बाय प्रोडक्ट है कोल टार। ठीक है, ये एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है, एक मोटा सा चिपचिपा क्या ये तरल पदार्थ होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स बनाने में, रंग डाई बनाने में और पेंट बनाने में, और इसके साथ साथ प्लास्टिक्स बनाने में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कोल गैस। ठीक है, ये अब क्योंकि गैस लगा हुआ है यानी ये गैसियस मिक्सचर है, ये गैसियस मिक्सचर होता है और यूज्ड एज फ्यूल एंड फॉर लाइटनिंग। इसका इस्तेमाल भी ईंधन के तौर पे किया जाता है और लाइटनिंग के तौर पे किया जाता है, मतलब कि उजाला करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। तो अभी तक हमने क्या है, कोल के बारे में जाना कि कोल क्या है, वो किस प्रकार से बनता है, और कोल का जब डिस्ट्रक्टिव क्या किया जाएगा, डिस्ट्रक्टिव डिकम्पोजिशन किया जाता है इसका, तब हमको और भी कई बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो अपने अपने इंपॉर्टेंस रखती हैं, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं अलग अलग। अब हम पेट्रोलियम जानते हैं कि पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं यानी काला सोना। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल। जो पेट्रोलियम है इसको रॉक ऑयल बोलते हैं। पेट्रोलियम एक थिक और डार्क लिक्विड होता है जो बना हुआ होता है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का ये क्या है, मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है। इट फॉर्म्स फ्रॉम एंशियंट माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड बैक्टीरिया। ये किससे मिलके बनता है, माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म स्तर के, बहुत ही सूक्ष्म छोटे जो प्लांट और बैक्टीरिया होते हैं जो बरीड अंडर क्ले एंड मड लेयर्स, है ना, जो कि क्या है, मिट्टी की परतों के बीच में, क्ले की लेयर्स के बीच में दब जाते हैं, सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। और हीट और एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से उनकी बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग डीप इनटू द अर्थ क्रस्ट। ये जो पेट्रोलियम है ये कहां पे है, अंडर द डीप अंडर द क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट बनता है। इसको वहां से एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऑब्टेन कैसे करते हैं, निकाला कैसे जाता है, तो ये ड्रिलिंग डीप इनटू द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट को काफी गहराई में क्या है,
ड्रिलिंग की जाती है, तब जाके इसको क्या है निकाला जाता है। और देखो जब ड्रिलिंग की जाती है ना, तो पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस होती है, तो पहले नेचुरल गैस बाहर निकलती है, उसके बाद पेट्रोलियम बाहर आता है। अब वो जो पेट्रोलियम है ना, बहुत सारे प्रोडक्टों का क्या है मिक्सचर है, उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते थे। उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई है, पेट्रोल भी है उसमें, डीजल भी मिला हुआ है, केरोसिन भी मिली हुई है उसमें। ठीक है, तो उसको यूज करने से पहले उसकी क्या की जाएगी, रिफाइनिंग की जाएगी। ठीक है, और रिफाइनिंग करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा प्रोसेस यूज होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। ठीक है, तो देखो क्रूड ऑयल यानी जो कच्चा तेल है कंटेन्स मैनी हाइड्रोकार्बन्स, इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एंड इम्प्योरिटीज और बहुत सारी अशुद्धियां भी होती हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो सेपरेट इट इनटू यूजफुल पार्ट्स कॉल्ड फ्रैक्शंस। इसको ना यूजफुल यानी उपयोगी जो इसके भाग हैं उनमें डिवाइड कर देता है बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, बॉइलिंग पॉइंट्स में अंतर होने की वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम करता है। यहां पर लेफ्ट साइड में आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का चैम्बर आप यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, ये रहा। और अगर आप यहां देखोगे, ये अलग अलग क्या है, आउटपुट के लिए अलग अलग यहाँ पे चैम्बर बने हुए हैं। ठीक है, तो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। हीटेड क्रूड ऑयल वेपर राइज इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वेयर डिफरेंट कंपोनेंट्स कंडेंस एट वेरियस लेवल्स फॉर कलेक्शन। ठीक है, ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है ना, मतलब इसमें बहुत सारे कॉलम बने हुए होते हैं, अलग अलग फ्रैक्शन को अलग अलग डेप्थ पे, अलग अलग हाइट पे कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग जिस प्रोसेस से की जाती है उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि जब क्रूड ऑयल को यानी कच्चे तेल को क्या करी जाएगी उसकी रिफाइनिंग, तो बहुत सारे क्या वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। तो आखिरकार वो होते कौन कौन से हैं, तो देखिए रिफाइनरी गैस मिलती है, ये बॉटल्ड गैस इसको कह देते हैं, और इसका इस्तेमाल हीटिंग और कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। दूसरा नेफ्था मिलता है, ये रॉ मटेरियल है केमिकल इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स। रासायनिक जो उद्योग है ना, उसके लिए ये एक कच्चा पदार्थ है जिसकी मदद से बहुत सारे दूसरे उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। फिर है डीजल ऑयल, बड़ी गाड़ियों को चलाने के लिए डीजल ऑयल की जरूरत पड़ती है, तो ये जो डीजल ऑयल है, ओके, ये भी क्या है, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करने के बाद मिलता है। नेक्स्ट आपका ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है, ये वैक्स बनाने के लिए, पॉलिश बनाने के लिए और ल्यूब्रिकेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोल, गैसोलीन यानी पेट्रोल, जो लाइट लाइट व्हीकल्स होते हैं, कार है या फिर आपका थ्री व्हीलर्स हो गए और या फिर टू व्हीलर्स हो गए, इन सब को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट केरोसिन ऑयल, ये फ्यूल होता है जेट इंजन्स को चलाने के लिए और हीटिंग करने के लिए। फ्यूल ऑयल, ये इंडस्ट्रियल फ्यूल होता है जो कि पावर और हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। और इससे क्या मिलता है, बिटोमिन मिलता है। ये बिटोमिन क्या है, ये यूज्ड होता है रोड कंस्ट्रक्शन और सरफेसिंग के लिए। रोड बनाते समय जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, ऊपर स्प्रे किया जाता है, वो आपका ये बिटोमिन होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इतने सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हमको पेट्रोल की यानी जो पेट्रोलियम है उसकी रिफाइनिंग करके मिलते हैं। अब हम जान लेते हैं नेचुरल गैस एंड कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स। तो हमने कोल पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा, अब नेचुरल गैस पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखो जो नेचुरल गैस है ये एक क्लीन फ्यूल है, बहुत ही साफ सुथरा फ्यूल है,
मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। इसमें मुख्यतः मीथेन, कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? मीथेन होता है इसमें मुख्यतः। और ये इसका फॉर्मूला है CH4। सी और H और 4, ये मीथेन का क्या है? फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। विद पेट्रोलियम इट बर्न स्मोकलेसली एंड लीव्स नो ash, मेकिंग इट आइडियल फॉर होम्स एंड इंडस्ट्रीज। तो नेचुरल गैस की बर्निंग, नेचुरल गैस को जलाने के बाद में नंबर वन, ना तो कोई स्मोक जैसी चीज बनती है। नंबर टू, ये कंप्लीटली क्या है, जल जाती है, जलने के बाद में राख जैसा कोई अवशेष भी नहीं बचता है। और इन दोनों की वजह से ही इसको आइडियल फ्यूल माना जाता है। आइडियल फ्यूल ये होता है किस किस चीज के लिए? होम एंड इंडस्ट्रीज, घरेलू स्तर पे, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे इसका यूज होता है, और इंडस्ट्रियल पर्पस पर के लिए भी इसका यूज होता है। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है CNG, इसका यूज होता है व्हीकल्स में एज ए क्लीनर अल्टरनेटिव टू पेट्रोल एंड डीजल। यानी व्हीकल में पेट्रोल और डीजल के जगह CNG का यूज होता है, जो कि क्या है? नेचुरल गैस है। फ्यूल कंजर्वेशन, अब हम जानेंगे कि फ्यूल कंजर्वेशन क्या है और ये क्यों जरूरी है। हमने देखा कि जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं, ये एग्जॉस्टिबल क्या है? रिसोर्सेज हैं। इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है, और जिस प्रकार से, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से ये बहुत जल्दी क्या है? समाप्त हो जाएंगे। समाप्त इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इनके बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा धीमी है, ठीक है। लेकिन बनने की प्रक्रिया तो धीमी है इनकी, और लेकिन इनका जो कंजप्शन है, इनको खर्च करने की जो दर है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तेज है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो लिमिटेड हैं और रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूसिंग देयर वेस्ट इज एसेंशियल कंजर्वेशन स्टेप्स इंक्लूड यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस। तो हमें क्या करना चाहिए? नंबर वन, या तो हमें एनर्जी के दूसरे रिसोर्सों की तरफ शिफ्ट होना चाहिए जो कि रिन्यूएबल हो, जैसे कि सनलाइट है। सनलाइट, सोलर एनर्जी जो है वो सनलाइट पर बेस्ड होती है। विंड एनर्जी है, ठीक है। तो इनकी तरफ हमें शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि ये इको फ्रेंडली भी होते हैं एंड ये इनएग्जॉस्टिबल हैं, अनलिमिटेड हैं, समाप्त ही नहीं होंगे। तो एडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ड्राइविंग रिस्पॉन्सिबली एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग, ठीक है। या तो हमें क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, या फिर हम इनको बहुत ही सूझबूझ के साथ में इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें और कारपूलिंग करें। मतलब हमारी पर्सनल व्हीकल भी है, पर्सनल कार भी है, तो हमें उसे दूसरे लोगों के साथ में शेयर कर लेना चाहिए ताकि इन इकोनॉमिक रूप से हमको भी फायदा हो, ओके, और जो हमारा एनवायरमेंट है वो भी पॉल्यूशन से बचा रहे, और जिन्हें हम हेल्प कर रहे हैं उनकी भी मदद हो जाए।